हेलो एवरीवन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 24। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। इसका कट ऑफ होगा 10। हम आगे बढ़े इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अगले आने वाली सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए कोर्सेरा यूपीएससी और उसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, देश में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की गई। दूसरा कथन कह रहा है, यह स्थानीय डिजिटल संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कानूनी और नीतिगत ढांचे के संबंध में सरकार और क्षेत्र के निकायों को सलाह प्रदान करता है। तीसरा कथन कह रहा है, इसका लक्ष्य भारतीय डिजिटल व्यवसायों और गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक उद्यमों के बीच समान अवसर प्रदान करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने एक कट किया है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाया गया है, तो उनका बिल्कुल सही है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा चलाया गया नहीं है। सी इसका सही आंसर, क्योंकि इसको चलाया गया है भारतीय जो इंटरप्राइजेज हैं, मतलब स्टार्टअप हैं, और जो उनके निवेशक हैं, भारतीय स्टार्टअप उद्यमी और निवेशक, इन सब ने मिलकर के एक समूह बनाया है। उस समूह को क्या कहते हैं, मिलकर के एक फाउंडेशन स्थापित किया है, आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। इसको इसलिए स्थापित किया है कि अभी आप लोगों को पता होगा, गूगल ने जो भी ऐप, मतलब ये लोग डेवलपर है ना, ये लोग जारी करते हैं ऐप, तो गूगल प्ले स्टोर पर डालने के लिए गूगल इन लोगों से 30% का कमीशन का, मतलब यूँ कहे तो कमीशन के लिए इसने प्रस्ताव रखा। गूगल ने बोला कि हमको 30% आपके रिवेन्यू से हमको चाहिए। इसीलिए ये लोग सारे एक साथ आए और बोले कि हमको एक ऐसा मतलब माहौल तैयार किया जाए जहाँ हम दबाव डाल सके गूगल के ऊपर। अगर कोई अकेला ऐसा उद्यमी जाता है उसके पास, गूगल के पास, बोले कम कर दिए, तो गूगल नहीं कम करेगा। अगर ये सभी मिलकर के एक समूह बना के काम करेंगे तो इनका मतलब यूँ कहे प्रेशर पीयर ग्रुप रहेगा, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर लेंगे ये लोग, और हो सके तो कम भी करवा ले। तो इसी वजह से ये सारे लोग मिलकर के एक फाउंडेशन बनाए हैं, आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, ADIF। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नए बनाया गया है। ये उद्यमियों का, मतलब यूँ कहते भारतीय स्टार्टअप उद्यमी और निवेशकों का एक समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में शामिल है, मतलब बताना आपको इसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। पहला विकल्प ये है सुरक्षा संचार में, दूसरा विकल्प है आपदा प्रबंधन में, तीसरा हेल्थ केयर में, चौथा है क्रिप्टोग्राफी में, पांचवा है प्रकाश संश्लेषण जैसी परिघटनाओं को समझने में। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें चयन किया है डी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए सिंपल सा बात होता है इसमें, ऐसी क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता है। जैसे कि एक बार ड्रोन को लेकर के पूछा था यूपीपीसीएस में, तो ऐसे यूपीएससी में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर पूछता है कि इसका उपयोगिता अनुप्रयोग क्या है। तो इन सब में मतलब आप थोड़ा सा सबको ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर उसमें डी ही होता है क्योंकि सारे होते हैं। ये ऐसी प्रौद्योगिकी है, इनका अनुप्रयोग अभी इसकी सीमाएं नहीं पता चली कि क्या क्या नहीं कर सकता। क्या क्या कर सकते हैं सबको पता होता है, लेकिन क्या नहीं कर सकते इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते इसका उपयोग किन क्षेत्रों में नहीं कर सकते। इसलिए हम सीधा डी आंसर लगाते हैं ऐसे मामलों में। डी आंसर इसमें सही भी है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये सारे मामलों में उपयोग किया जा सकता है। और भी बहुत सारे सेक्टर में किया जा सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि स्वास्थ्य सेक्टर में, कंप्यूटर आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग तो होता ही है, सभी लोगों को पता होगा। रसायन विज्ञान में, स्वास्थ्य देखभाल में, क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी वही वाला क्रिप्टोग्राफी है जो माइनिंग के द्वारा क्रिप्टो करेंसी का निर्माण करता है, वही क्रिप्टोग्राफी है यहाँ पे। वैज्ञानिक क्षेत्र में देख ले तो वैज्ञानिक घटनाओं को समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं इसका। जैसे कि हो गया गंध को समझना किसी तरह का, आप लोगों ने इसको समझा होगा, छोटा सा, इसको बहुत माइनर स्तर पे हम लेकर बताएं तो आप लोगों ने देखा होगा फायर के लिए अलार्म लगा रहता है। कैसे उसको पता चलता है कि यहाँ पे मतलब आग लगी हुई है, तो वो स्मोक जो होता है, धुआं, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी है, इसको बड़े स्तर पे मतलब सुगंध समझ के बता देगा कि क्या चीज़ होने वाला है। चेतावनी और एंजाइम उत्प्रेरक, प्रकाश संश्लेषण, एवियन नेविगेशन और रॉबिन जीवन, मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर में उपयोग किया जा सकता है इनका। तो आप ये यहाँ से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। पहले कह रहा है, पहला क्वेश्चन पक्के टाइगर रिजर्व, दूसरा है नामेरी टाइगर रिजर्व, तीसरा नामदफा, यहाँ पे नाम धापा लगा है, नामदफा है, चौथा लिखा हुआ है कमलांग टाइगर रिजर्व। तो बताइए इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। और इसमें जिन लोगों ने लगाया है बी, उनका बिल्कुल सही है। नामेरी टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये असम में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सबका लिस्ट लगा देखा है टाइगर रिजर्व कौन कहाँ पे हैं। तो मानस टाइगर रिजर्व है, इसको 1973-74 में स्थापित किया गया था। नामेरी 1999-2000 में स्थापित किया गया था। काजीरंगा इसको 2008-9 में स्थापित किया गया। और सबसे जो न्यू है
ओरांग, ओरांग सबसे न्यू है जो असम में स्थापित किया गया है। नाम दफ़ा देखिए अरुणाचल प्रदेश में पक्के पखुई, इसको पक्के भी बोलते हैं पखुई भी बोलते हैं। 1999 और 2000 में इसको के आसपास स्थापित किया गया था। कामलांग, कामलांग 2016 में स्थापित किया गया था, ये भी अभी न्यू ही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा इस बार असम के जो भी टाइगर रिजर्व हैं इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी वहाँ की एक टाइगर रिजर्व का हाइट बढ़ाया गया है। आप उस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसका हाइट थोड़ा सा बढ़ाया गया, उसका क्षेत्रफल थोड़ा सा विस्तृत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण महासागरीय जल में उत्पन्न होने वाली गतियों को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है महोर्मी, महोर्मीर, महोर्मीर सर्ज, इसको इंग्लिश में कहते हैं महोर्मीर को। दूसरा कह रहा है ज्वार भाटा। तीसरा कह रहा है उर्मिताएँ, उर्मिकाएँ रिपिल। तीसरा कह रहा है डी तरंग। बताइए इनमें से कौन सा सही है जो वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया ज्वार भाटा उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्वार भाटा नहीं आता है। इसकी वजह से महोर्मी जिन लोगों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए ये होता क्या है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो लहरें ऐसे बनती हैं, उसी को बोलते हैं महोर्मी। क्या ये हमेशा टाइम टू टाइम होता है? नहीं, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। और जो ज्वार भाटा होता है वो अपने टाइम पे ही होता है, एक निश्चित टाइम पे होता है, वो हमेशा होने वाली घटना ज्वार भाटा। जबकि ये जो महोर्मी है ये हमेशा होने वाली घटना नहीं है। जब वायु दाब कम बेसी होगा तो भी होता है, हवाएं तेज चलती है तो भी ये उठता है। तो दोनों में एक कॉमन डिफरेंट है कि ये जो ज्वार भाटा होता है ये हमेशा टाइम टू टाइम होता है, लेकिन ये हमें महोर्मी जो होता है ये टाइम टू टाइम नहीं होता। सर्ज जो होता है, सर्ज इसको कर लेंगे, तो ये टाइम टू टाइम नहीं होता है। वही दूसरा डिफरेंट देख लें तो जो ज्वार भाटा आता है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है, लेकिन ये जो महोर्मी होता है सर्ज, ये वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में उठने वाले ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति किन बलों के कारण होती है। लीजिए दोबारा उसी संबंधित क्वेश्चन आपको मिल गया। पहला कह रहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरा कथन कह रहा है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तीसरा कथन कह रहा है कोरियोलिस बल। चौथा कह रहा है अपकेंद्रीय बल। बताइए इनमें से कौन सा कथन कारण सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस बल इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। ज्वार भाटा का संबंध कोरियोलिस बल से बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 को आप कट कर लीजिए, 3 कट करेंगे, डी भी कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। अगर देखें तो सूर्य और चंद्रमा तो ये सभी लोगों को पता होगा, सूर्य चंद्रमा तो है, अब केंद्रीय बल भी है, तो ऐसे में हमें मिलता है सबसे परफेक्ट आंसर सी। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है, डी इसमें नहीं है। देखिए कोरियोलिस बल को लेकर के हमको समझना ये है कि उत्तरी गोलार्ध में पौने जब चलते हैं तो किस दिशा में मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पौने किस दिशा में मुड़ती है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, उत्तरी गोलार्ध में जब पौने चलती हैं तो वो अपने दाएं साइड में मुड़ती हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए आप इधर से ऐसे चलते हुए आ रहे हैं तो अपने दाएं साइड में मुड़ेंगे, वहीं जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में पौने चलती हैं तो अपने बाएं साइड में मुड़ती हैं। तो ये पहला फैक्ट याद रखिएगा। कोरियोलिस बल ज्वार भाटा से संबंध, ज्वार भाटा से कोरियोलिस बल का कोई संबंध, ये पौनों के घूर्णन के कारण होता है, ना कि इसके कारण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अन्य चीज़ें आप यहाँ पे देखिए तो क्या कारण है, तो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है, और पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चीज़ें होती रहती हैं घटनाएं। तो ये तो सभी लोग पढ़े होंगे। फिलहाल कोरियोलिस बल नहीं इसमें कार्य करता है। अगर थोड़ा सा बारीकी को समझे होंगे तो उम्मीद है आपने सही कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बताइए किस संस्था में महिलाओं के आरक्षण संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। पहला कह रहा है लोकसभा, दूसरा कह रहा है विधानसभा, तीसरा कह रहा है पंचायती चुनाव, चौथा कह रहा है नगर पालिका। बताइए कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना सही आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है बी 3 और 4, केवल नगर पालिका और नगर पंचायत, पंचायती राज और नगर पालिका, उनका बिल्कुल सही है। केवल इसी में दिया गया है 33% का प्रोविजन, और किसी में भी नहीं दिया गया है, क्योंकि जो 2008 में 108वां संविधान संशोधन लाया गया था राज्यसभा में 33% के लिए, 1/3% के लिए, 1/3 भाग के लिए, वो केवल राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था, इसलिए वो नष्ट हो गया, मतलब योग से खत्म हो गया था। क्योंकि 14वीं लोकसभा उस समय खत्म हो गई थी, और जब से ही वो लोकसभा 14वीं लोकसभा भंग हुई ये बिल भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि ये लोकसभा में था, राज्यसभा में होता तो कोलैप्स नहीं होता, लोकसभा में था ना, इसलिए कोलैप्स हो गया था। तो आप लोगों ने ये पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत में कि बिल कब भंग होता है, तो अगर वो लोकसभा में है तो भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में है, राज्यसभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो वो भंग नहीं होता। अगर एक्सेप्ट नहीं किया, राज्यसभा को भेजा गया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया तो भी भंग हो जाता है। ये प्रोविजन आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए 16वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा दोनों में 10% से अधिक महिलाएं, पहली बार ऐसा हुआ घटना कि 10% से अधिक महिलाएं चयन होकर के आई हैं 15वीं 16वीं में। दूसरा चीज़ देखिए तो पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 मतलब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे, आप इसको एक बार हो सके तो देख लीजिएगा कि लोकसभा और मतलब बिल कब भंग होता है और कब नहीं रहता है। ज्वाइंट सीटिंग के प्रोविजन क्या क्या हैं,
अभी उसको रिवाइज कर लेंगे तो प्रीलिम्स में आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है, इसलिए पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बाकी हम आपको समझा सकते हैं कि इस चीज़ को देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, जनसंख्या में उनके प्रतिशत का सही अवरोही क्रम कौन सा है? घटते क्रम में बताना है कि किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पहला कथन दिया हुआ है सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। दूसरा दिया है सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तीसरा दिया है ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। चौथा दिया ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने पहले माना है ईसाई तो बिल्कुल सही माना है, ये क्योंकि 2.5% के आसपास हैं। सिख देखें तो 1.75 के आसपास हैं। बौद्ध ये 0.75 हैं। और वहीं जैन देखें तो ये लगभग 0.45% के आसपास हैं। तो ऐसे सीक्वेंस कौन सा अरेंज होता है? तो सी जिन लोगों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही है, सी करेक्ट आंसर इसका। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज डाल रखा है, आप देख लीजिए। जो क्रिश्चियन दिया है सिख, इनका देखिए 2.5% के आसपास लगभग है ना। मोटे मोटा आप याद रखिएगा, इतना परसेंटेज कोई बारीक याद नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा 2.5%। और 1.75 है, 75 हमने बोल दिया था, 1.72% है। बुद्धिस्ट हैं वो केवल 0.757% है। जैन 0.37% है। और अदर इसके अंदर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा कौन से? तो हिंदू हैं, लगभग 80% इसको मान के चलिए कि हिंदू है। मुस्लिम देखिए तो लगभग इसको 15% मान के चलिए। क्रिश्चियन 2.5%। ऐसे आपको याद रहेगा, ज़्यादा परसेंटेज के पॉइंट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज रहेंगे। मोटी मोटा आप याद रखिए 80% हिंदू है, 15% लगभग मुस्लिम है, क्रिश्चियन 2.5% है, सिख लगभग मान के चलिए कि 1.75%, बुद्धिस्ट 0.7%, और जैन 0.35%। ऐसे आप याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दूसरा दिया जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला विकल्प है ऑप्शन वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो बताने इनमें से कौन सा सम्मिलित है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसमें अगर देखें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल सही है। अगर देखिए जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला ऑप्शन देखें इसमें वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, तो ये भी सही है। आप यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब CNG का प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है? क्यों CNG का उपयोग किया जाता है डीजल एवं पेट्रोल की जगह? पहला दिया हुआ है वाहनों में CNG के जलने के बाद अवशेष कम बचते हैं। अगला कथन दिया हुआ है, दूसरा विकल्प दिया हुआ है इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की जा सकती। तीसरा देखिए CNG गैस का प्रमुख संगठक मीथेन होता है। CNG गैस का प्रमुख संगठक जो होता है वो मीथेन होता है। तीसरा कथन कह रहा है। बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित है जो CNG के लिए उपयोग को और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की जाती। यहाँ कंप्रेस दिया हुआ मतलब उसको किसी एक समय मान लीजिए इतना बड़ा पैक वो है डब, इसको कैन कह ले, एक तरह का टैंक मान लीजिए, इसमें कंप्रेस करके भरा गया है। अब बताइए पेट्रोल डीजल की तरह से इसमें निकाल के इसको तो मिला नहीं सकते, तो दो तो अपने आप सही हो जाता है। जैसे ही आप दो करेंगे तो एक कट जाएगा। दूसरा देखिए CNG गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। CNG गैस का जो प्रमुख संघटक होता है मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, तो बिल्कुल सही है तीसरा भी। और पहला देखें तो इसे जलने के बाद अवशेष कम बचते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सभी सही थे। कुछ अन्य उपयोगिता देख ले, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये अच्छी तरह से जल जाता है, बहुत कम मात्रा में बचता है ये, जबकि डीजल पेट्रोल इसके तुलना में ज़्यादा बच जाते हैं अवशेष के रूप में। CNG डीजल और पेट्रोल से सस्ता होता है, तो ये 40 रुपये 45 रुपये kg के रूप में मिलता है। ये सभी लोगों को पता होगा, ये सस्ता है। इसमें चोरी होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, क्योंकि जो टैंक में भर गया है तो उसको निकाला नहीं जा सकता, तो ऐसे आसानी से निकाल के बेचा नहीं जा सकता। जबकि डीजल पेट्रोल में निकाल करके या फिर मिलावट कर दिया जाता है, इसमें मिलावट नहीं किया जा सकता। मुख्य संगठक में इसमें शामिल है इथेन, प्रोपेन, इसमें मीथेन भी है। तो ये आपको पता है ये प्राकृतिक गैस है, इसलिए हानिकारक कम होता है। और वायु प्रदूषण इसमें कम होता है, जो इको फ्रेंडली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया हुआ है जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषक की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवालों की अतिशय वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। दूसरा विकल्प दिया हुआ है शैवाल प्रस्फुटन से जल की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है?
उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे अगर देखिए तो कह रहा है कि जल की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी लोगों को पता होगा जब यहाँ पे कोई अवसाद किसी जल, मान लीजिए इतना बड़ा जल निकाय है, इसमें जब अवसाद इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, इसमें अवसाद जब इकट्ठा हो जाता है तो यूट्रिफिकेशन हो जाता है। यूट्रिफिकेशन को कहते हैं प्रस्फुटन, मतलब यूँ कह लें सुपोषण कहते हैं यूट्रिफिकेशन को, हिंदी में सुपोषण कहते हैं। जब सुपोषण हो जाता है तो इसमें खूब सारे शैवाल आ जाते हैं। शैवाल आ जाने से नीचे प्रकाश नहीं जा पाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो विद्यमान जीव होते हैं वो प्रकाश न मिलने के कारण और अन्य क्रिया न कर पाने के कारण वो मर जाते हैं। ऐसे में जल में जो होता है पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अन्य जीवों के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। एक जिन लोगों ने लगाया केवल एक सी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए ये जल की गुणवत्ता घटा देता है, मछलियाँ मर जाती हैं जिसकी वजह से, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती, ऊपर एकदम मोटी सी परत छा जाती है शैवालों की, तो इसलिए वो सारी मछलियाँ नीचे ही मरने लगती हैं। और देखिए शैवाल मनुष्य के लिए जब ये स्थिति होती है, मनुष्य जानवर इन सब के लिए विषैले हो जाते हैं, नुकसानदेह होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा एल्गी ब्लूम, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंट होने से भी ये चीज़ें होती हैं, या फिर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से भी वो घटनाएं होती हैं। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा और बारीकी से समझ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। अगर समझ में आता है तो फिर कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियाँ प्रदूषित जल के उपयोग से होती है, पोल्यूटेड वाटर के वजह से होती हैं। पहला कथन कह रहा है पेचिस, अतिसार। दूसरा कथन कह रहा है टाइफाइड। तीसरा कह रहा है पीलिया जॉर्डिन्स कहते हैं उसको। चौथा है हैजा, कोलेरा कहते हैं इसको। बताइए कौन सा इसमें से सही सम्मिलित है जो कि पोल्यूटेड वाटर की वजह से होता है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये सारी बीमारियां अगर प्रदूषित जल पीते हैं तो उसकी वजह से हो जाती हैं। यहाँ पे दिया हुआ डिटेल आप देख लीजिएगा। वैसे सभी लोगों को ये सब पता होगा, उम्मीद है सभी लोगों ने उस क्वेश्चन को सही कर लिया होगा। इसको डिस्कस करने के कोई खास मतलब कारण तो नहीं दिखता है जो ना पता हो आपको, तो सभी लोगों को पता होगा। चलिए अगला देखते हैं। आप एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जब हम मतलब घरों में से निकालते हैं मल, मतलब यूँ सीवेज वाला जो पानी पाइप से निकलता है वो चीज़ें, अगर वो हमारे ग्राउंड वाटर में मतलब मिक्स हो जाए तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर खुले में शौच करने की वजह से भी वो जल निकाय में जाके मिल जाता है, तो वो जो जल निकाय से हम जब जल पीते हैं तो भी ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि न्यूज़ में खूब इसमें स्वच्छ भारत मिशन की वजह से ये ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो बस वैसे ही हमने डाल दिया था कि आप इसको लेकर अलर्ट हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उपस्थित गैसों का उनके प्रतिशत के आधार पर सही क्रम बताइए। पहला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए इसमें आपको बताना ये कि कौन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव डालता है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझें तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रभाव डालता है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे कम कौन करता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अरेंज करना है आपको। दूसरा कह रहा है बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। सी कह रहा है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। डी कह रहा है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बिल्कुल सही है, ए इसमें सही है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में योगदान देता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60% देता है, फिर इसके बाद मीथेन है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ऐसे सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। जिन लोगों ने ये लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब देखिए ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः नहीं पूछती है, इसको विकल्प के रूप में दे सकती है, तो आप विकल्प के रूप में भी याद रहेगा तो आपको तो कर लेंगे। तो बताइए पहला कह रहा है नॉट, दूसरा कह रहा है डॉप्सन, तीसरा कह रहा है मैक और चौथा कह रहा है हाइपर हीलियोमीटर। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डॉप्सन लगाया उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैक का इससे कोई संबंध नहीं है। मैक की चाल से नापी जाती है, 2 मैक 3 मैक, और यहाँ नॉट देखें तो ये समुद्र वाला होता है, तो ये चीज़ें अलग हो गई। बी इसका सही आंसर था। ये केवल बस वैसे ही आपको समझ में होनी चाहिए कि किसी किसका मापन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया डॉप्सन से किसकी माप की जाती है, तो इससे ओजोन परत की माप की जाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कौन से प्रभाव डालेगी। पहला कथन कह रहा है जीवों को डीएनए और प्रोटीन को भंग कर देगी, मतलब उसमें क्षरण डाल देगी। दूसरा कथन कह रहा है कि त्वचा कैंसर। तीसरा कह रहा है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा।
जिन लोगों ने इसमें देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं। बी को कट कर दीजिए, यहाँ पे बी क्वेश्चन में 3 को हटा दीजिए। अब बताइए कौन सा सही है इसमें। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। वो जिन लोगों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़े से आंसर गलत हो गए हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव तो इसकी वजह से नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में इनका कोई योगदान, प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं होता है, तो इसलिए 3 को आप कट कर सकते हैं। बाकी सारे यहाँ पे सही हुए हैं। बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे 3 आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में इनका कोई योगदान नहीं होता है। अगर देखें तो जीवों के जो डीएनए होते हैं उनमें ये प्रभाव डाल देते हैं, जिससे वो भंग हो जाते हैं और फिर उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाता है, कोई और नया जीव उत्पन्न हो जाता है, या फिर त्वचा पे इनके प्रभाव से बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, फिर कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ समझ में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव दिया वो गलत है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव इनकी वजह से नहीं होता है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अगर देता अप्रत्यक्ष प्रभाव तो बिल्कुल मान लेते हैं होता है। कैसे अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, देखिए इसकी वजह से बहुत सारे जीव क्षरण, मतलब वो मर जाने के बाद उनके वो जल्दी से वायुमंडल, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब ओजोन परत होगा, जैसे प्रावैज्ञानिक किरण पृथ्वी पर पहुंचेंगे, जो छोटे जीवों को मार देंगे। अगर सूक्ष्म जीव मर जाएंगे जो बायोडिग्रेडेट करते हैं इनको, तो वो मान लीजिए कोई जीव मर गया है, वो लंबे समय तक वैसे सड़ेगा नहीं तो वायु पोल्यूशन होगा। मेथेन, इनके सड़ने से मेथेन भी निकलेगा, यूँ कह लें तो दूसरे तरीके से समझे तो मेथेन भी निकलेगा, वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस में योगदान देगा ना। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, न कि प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ बोला प्रत्यक्ष, इसलिए गलत हम मानेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको गलत लग रहा हो, वैसे गलत नहीं है, हमने जो बताया वो सही है बिल्कुल। इशू प्राइस बताना है आपको। इशू प्राइस का अभिप्राय किससे संबंधित है? निर्गत प्राय। पहला कथन कह रहा है समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करना। दूसरा कथन कह रहा है समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत पर अनाज वितरण करना। सी कह रहा है समाज के सभी लोगों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करना। डी कथन कह रहा है समाज के समृद्ध लोगों को बाजार से कम कीमत पर अनाज वितरित करना। तो बताइए कौन सा कथन सही है? जिन लोगों ने लगाया है इसमें समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरित करना, तो बिल्कुल सही है। ए इसका सही आंसर है। ये देखिए पीएम किसान योजना नहीं है कि अमीर लोग ही इसका लाभ उठाएंगे, वरना तो गरीबों के लिए अमीर लोग उठाएंगे, तो वैसा नहीं है। ये इसमें आपके लिए राशन कार्ड होता है, आप लोगों ने देखा बीपीएल कार्ड होता है, ये अंत्योदय कार्ड होता है, तो उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, न कि अन्य माध्यम से। तो आप लोगों ने ऐसे दुकानें देखी होंगी जहाँ पे कम कीमत पे दाम पर मतलब इनको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि हो गया चावल, गेहूँ प्रोवाइड कराया जाता है। इसको कलेक्ट कौन करता है? तो एफसीआई अपने गोदाम में रखती है, अनाज गेहूँ चावल को भंडारित करके फिर इनको कम दाम पे इनको वितरित किया जाता है, ताकि इनके पास अवेलेबल रहे खाद्यान्न। फूड सिक्योरिटी के रूप में भी काम करता है। आप हमारे 3rd पेपर में भी है फूड सिक्योरिटी एनर्जी क्राइसिस, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि एफसीआई का योगदान क्या है। वहाँ पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो ऐसे हम समझ लेते हैं। तो ये गरीबों के लिए कम कीमत पर प्रोवाइड कराया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने इसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।